हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। तो बिना देर करते हुए आज का हम इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में। तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था। कौन लाया था? ये रावण नहीं होगा, रॉबर्ट होगा। ठीक है, यहाँ ये रॉबर्ट होगा। ठीक है, ये कंप्यूटर मिस्टेक हो गई है, ठीक कर लीजिएगा, ये रॉबर्ट होगा। ठीक है, रॉबर्ट एक्स स्मिथ नाम का एक व्यक्ति था। वो अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लेकर आया था, मतलब उसने सबसे पहले अम्ल वर्षा के बारे में बताया। कौन था? रॉबर्ट एक्स स्मिथ। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट दिया है, अम्ल वर्षा क्या होती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। ठीक है, ये इन दोनों गैस के कारण ही अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया गया है, लैग किलर अम्ल वर्षा कहा जाता है। अगर अम्ल वर्षा का दूसरा नाम क्या है? लैग किलर। ठीक है, हल्के हल्के मतलब मारने वाला, लैग किलर। ठीक है, अगला पॉइंट दिया है, वालेस क्रोएकर ने ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग तापमान वृद्धि के लिए। अगर आपसे कोई पूछ ले तापमान वृद्धि के लिए ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो वालेस क्रोएकर ने द्वारा किया गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख कौन कौन सी गैसें होती हैं उनके बारे में जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस डाइऑक्साइड, ओजोन और जलवाष्प, ये क्या होती हैं? ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रमुख गैसें होती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि पेट्रोल आयात में कमी लाने के लिए किस पौधे का उपयोग डीजल के रूप में करते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बात के लिए। ये है जेंटोफा। अगर जेंटोफा की प्रमुख खेती कहाँ होती है? ये राजस्थान में होती है। और अगर आपसे पूछ ले कि ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं कि ओजोन गैस वायुमंडल की कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है प्रश्न। ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जल्द समझाने का वक्त नहीं है क्योंकि परीक्षा नज़दीक है। जल्दी जल्दी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला मुझे पूरी करनी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम रिदम कुमार है और मैं टेट, सीटेट एंड रीट का एग्ज़ाम क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, तो मैं आपके लिए टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा। कृपया आप हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है कि कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देती है? तो ये कर देती है ओजोन। ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर देता है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। ओजोन परत की सांद्रता इकाई नापने की इकाई क्या है? ये डाप्सन है। क्या है? डाप्सन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिएगा। अगले बढ़ते हैं, ओजोन परत का क्षरण के कारण। अब ओजोन परत की क्षरण क्यों हो रही है, उसके क्या कारण हो सकती हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है जो निकल रही है अपने, वो है। ब्रोमोफ्लोरोकार्बन गैस है। कार्बन टेट्राक्लोराइड गैस है। ठीक है, और जल में जैविक एवं अजैविक। ठीक है, ये तीन चीज़ जो है ना ओजोन परत क्षय के लिए महत्वपूर्ण कारक है। ठीक, कौन से? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये ओजोन परत क्षरण के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं के द्वारा ओजोन परत क्षरण हो रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। जल में जैविक एवं अजैविक पोषक तत्वों की सांद्रण में वृद्धि क्या कहती है? सुपोषण कहती है। सुपोषण, अगर आप पूछ ले सुपोषण क्या होता है, तो जल में जैविक और अजैविक तत्वों की सांद्रण में वृद्धि क्या कहलाती है? ये आपका सुपोषण कहलाती है। अब आपसे अगला आपका हेडिंग दिया है कि जैव ऑक्सीकरण मांग, ये क्या होती है? ये आप देखिएगा कि बीओडी वह ऑक्सीजन मांग है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, मतलब 5 दिन तक जो जीव उसमें जीवित रहते हैं उनके जो उपापचय क्रिया दैनिक क्रियाएं होती हैं वो करने के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, तो 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों उपापचय क्रिया करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, वही क्या कहते हैं? बीओडी कहते हैं। अगला पॉइंट दिया है बीओडी। बीओडी जल प्रदूषण के मानक का निर्धारण का घटक है। ठीक, क्या है?
मतलब जल प्रदूषण के मानक का निर्धारण घटक किसे कहते हैं? बीओडी को कहते हैं। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दिया है सामान्य नदियों में बीओडी का स्तर कितना होता है? 10 mg प्रति लीटर होता है। कितना होता है? 10 mg पर लीटर होता है। और जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 4 mg प्रति लीटर से कम होने पर क्या कहते हैं? जल को प्रदूषित मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? जल को प्रदूषण। अब आपको प्रश्न पूछ सकता है जल को प्रदूषित कब मान लिया जाता है? तो जब जल में प्रदूषण की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है 4 mg पर लीटर से कम है तो जल को प्रदूषित मान लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आगे चलते हैं। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। कार्बन फुटप्रिंट आ चुका है 2021 के लिए, इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस गैस के प्रति व्यक्ति प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बनिक फुटप्रिंट कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कार्बनिक फुटप्रिंट किसे कहते हैं तो ग्रीन हाउस गैस की प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई में उत्सर्जन की जो मात्रा होती है उसे ही कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कार्बन फुटप्रिंट पे? आमतौर पर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? CO2 उत्सर्जन के संबंध में होता है। जब CO2 निकल रही है उसके संबंध में होता है कार्बन फुटप्रिंट का प्रयोग। अगला दिया है कार्बन फुटप्रिंट निकलने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट LCA का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन का फुटप्रिंट कैसे किसके द्वारा निकालने, किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, तो लाइफ साइक्लिक असेसमेंट एक दस्तावेज होता है उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगला पॉइंट दिया गया है, अगला जो प्रश्न है रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ये क्या होती है? COD। तो CO2 की सराहनीय कितनी होती है? सहनीय जो क्षमता होती है वो 20 mg पर लीटर होती है। कितनी होती है? सहनीय क्षमता 20 mg पर लीटर होती है। तो COD का मान सदैव BOD से क्या होता है? अधिक होता है। आप इसे याद रखिए, पूछ सकता है कि COD का मान हमेशा BOD से क्या होता है? अधिक होता है। जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक क्या होती है? ऑक्सीजन की मांग COD आवश्यक होती है। जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ, अगर आपको पूछे COD की परिभाषा बताइए तो क्या लिखेंगे आप? जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया करने हेतु आवश्यक ऑक्सीजन की मांग COD कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ठीक है, अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं जैव सांद्रण। जैव सांद्रण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम। जैव सांद्रण पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के प्रदूषणकारी पदार्थों का सांद्रण जैव सांद्रण कहलाता है। क्या कहता है? जैव सांद्रण कहलाता है। खाद्य श्रृंखला में प्रदूषणकारी पदार्थ का सांद्रण करते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं जैव सांद्रण कहते हैं। उदाहरण क्या कहते हैं? BHC, DDT, ये सब जो कीटनाशक होते हैं, 2,4-D और पारा, ये सब क्या होते हैं? जैव सांद्रण के घटक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला में जहरीली तत्वों की मात्रा सांद्रण प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ता जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रत्येक पोषण स्तर में बढ़ता जाता है। इसकी सांद्रण उच्च उपभोक्ता में अधिकतम होती है। कितनी होती है? उच्च अधिकतम होती है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए पॉइंटों में कुछ अच्छा लगा हो, इंटरेस्टेड लगा हो, तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब